नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है टीचर्स फैमिली पर, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। ठीक है, आपका मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सपना है आउट ऑफ 30 में से 30 मार्क्स लाना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, और सिलेक्शन की तैयारी यहीं से होगी, क्योंकि बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो कंसेप्ट होता है बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं शिक्षक के परिवार पे, टीचर्स फैमिली पर, सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, कल के मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल का मॉक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों का कमेंट बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला दोस्तों। बस ऐसे ही फीडबैक देते रहिए। अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो जो अधिगम की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती तो आपकी होती है। किसकी होगी? यानी शिक्षक शिक्षिका की होगी, अध्यापक अध्यापिका की होगी। तो अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? वह शिक्षक की होती है, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। यह कौन कर सकता है? आप ही लोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। सब्सक्राइब फॉर टू नोटिफिकेशन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के अति महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंसेप्ट की बात करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्राय होते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है वह अधिक होती है, तो उनके माता पिता प्राय स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं, मानकों को प्राप्त हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, या ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, या बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है दोस्तों, उनके माता पिता प्रायः क्या होते हैं दोस्तों? ऊंचे मानदंड जो है स्थापित करते हैं। जिन बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता क्या करते हैं? ऊंचे जो उसके मानदंड है वह स्थापित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और अंत में दोस्तों कमेंट बॉक्स भी बताना है कि आउट ऑफ 30 में से आपका स्कोर क्या है। तो सभी प्यारे मित्र वीडियो को अंत तक देखें। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ऐसा अभिप्रेरणा का देखिए दो स्रोत होते हैं, एक बाह्य स्रोत होता है, एक होता है आंतरिक स्रोत। इनमें पहचानना बहुत जरूरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्रोध, आपका प्रतिद्वंदिता। देखिए, आवश्यकताएं आपके आंतरिक स्रोत कहलाएं, क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकता है शिक्षा को ग्रहण करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ना और सिलेक्शन पाना, ये हमारी आवश्यकता है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर की जॉब हमारी आवश्यकता है, ये कहलाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत कहलाएगा। प्रोत्साहन भी आ जाएगा, आंतरिक ही कहलाएगा। कोई व्यक्ति आता है आपको प्रोत्साहित करता है तो क्या होता है? ये आंतरिक स्रोत कहलाएगा, क्योंकि ये अंतरात्मा पे आपके जाती है। अंतर्नोद जैसे भूख प्यास लगना, ये भी आपके आंतरिक स्रोत ही कहलाएंगे। प्रतिद्वंदिता की बात करेंगे। जी हाँ, प्रतिद्वंदिता जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंतरिक स्रोत में नहीं आएगा। प्रतिद्वंदिता जो है ये बाह्य स्रोत कहला जाएगा। तो आप लोग अपना फीडबैक करके जरूर बता सकते हैं। राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या केवल आनुवंशिकता का है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी दोस्तों, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। जी हाँ, देखिए, मानव व्यक्ति जो परिणाम होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आपका फीडबैक क्या मिलता है। व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जो व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन हो, ठीक है, यानी जो परिवर्तन हो आपकी स्थायी हो जाए, यानी जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं ये डेली क्लास अटेंड करें, जितनी भी क्लासेज होते हैं डेली, यानी स्थायी परिवर्तन जो हो जाए आपके व्यवहार में।
तो अभ्यास के कारण होते हैं, उस यानी किस अभ्यास के कारण होते हैं उसको ही सीखना कहते हैं, सोचना कहते हैं, क्रिया करना कहते हैं, कल्पना करते हैं। अगर आप डेली क्लास, आपके व्यवहार में यह स्थायी परिवर्तन हो जाए अभ्यास के कारण कि हमें डेली क्लास अटेंड करना है जायसवाल सर की, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, तो इसी को ही दोस्तों सीखना कहलाता है। मैं भी सीखता हूँ, आप लोग भी सीखिए, क्योंकि सीखना बंद नहीं करना है। जो सीखता रहता है दोस्तों वही सफलता हासिल करता है। तो लाइफ में हमेशा सीखते रहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति संबंधित नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। अब पूछा गया दोस्तों स्मृति संबंधित नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। देखिए दोस्तों, ऐसा कारक जो स्मृति से संबंधित न हो, स्मृति मतलब याददाश्त, ठीक है, पहचान, धारण, पुनः स्मरण, ये हमारे स्मृति से संबंधित है। लेकिन अनुभूति जो होती है हमारी स्मृति से संबंधित, या अनुभूति कारक आपके स्मृति से संबंधित नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्मृति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह आपकी रुचि है, प्रेरणा है, संबद्धता स्मरण विधि है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होता है, शिक्षक का व्यवहार एवं उत्तम वातावरण होता है। ठीक है, तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। दिल से थैंक्स, दिल से धन्यवाद सभी मित्रों का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, जो मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या अंतर्नोद का सिद्धांत कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया मैस्लो, अगर बॉडी बनाना है तो मसल की आवश्यकता होती है, एक बॉडी बिल्डर के लिए क्या है? मसल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत की क्या है? आवश्यकता का सिद्धांत कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, जो बुद्धि होती है, ठीक है, जी हाँ, जो बुद्धि होती है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, या एक व दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों बुद्धि जो है वह सीखने की क्षमता भी है। कितना आप सीख सकते हैं, जितनी आपकी बुद्धि होगी उतनी ही सीखेंगे। कहते हैं ना हमारे घर में, भैया उसके पास उतनी बुद्धि है, बेचारा वो सीख रहा, उतना पढ़ रहा है, ठीक है, उतना कर रहा है, तो उसके बुद्धि यानी सीखने की क्षमता है कि सीखने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। और अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है, आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है, वो भी आपकी एक बुद्धि कहलाती है। तो ये दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। देखिए अब आपका यहाँ पर दिया गया नैमित्तिक, नैमित्तिक मतलब क्या होता है? नियमित, या कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? सक्रिय अनुबंधन ही कह सकते हैं, निमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, निमित्तिक अनुबंधन को एक हम सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं, ये नोट कर लें, ये दोनों नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, निमित्तिक अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन। तो निमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। प्रतिरूपण, कारक्रमिक अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकरण, या कड़ी निर्माण कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कारक्रमिक अधिगम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम समृद्ध होगा। जी हाँ, जो अधिगम है वह समृद्ध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, या कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए, या दोस्तों कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो अधिगम समृद्ध होगा। कब अधिगम आपका समृद्ध होगा? तो अधिगम समृद्ध होगा कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण का अगर कार्य किया जाता है तो ये अधिगम समृद्ध होता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी वास्तविक घटना के संबंधित अगर उदाहरण के माध्यम से शिक्षण का कार्य करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं? सीखते हैं। क्योंकि आंखों देखा हाल कहते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। कमेंट्री आपने सुनी होगी कि एक क्रिकेट का मैदान है, आंखों देखा हाल कमेंट्री सुनिए, ठीक है, एक रोमांचिक होता है। तो बच्चे भी ऐसा होता है, तो वास्तविक घटनाओं के उदाहरण के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जाए, ये इससे क्या होता है? अधिगम समृद्ध होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना,
दोस्तों आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का सहयोग, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का उम्दा है, लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। 30 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। 10th नंबर 10वां प्रश्न है, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के प्रति, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी के उपाधि देने के प्रति। तो मूल्यांकन में दोस्तों उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सहायक सामग्री और शारीरिक गतिविधियां उपयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं या प्रभावी आकलन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सहायक सामग्री और शारीरिक गतिविधियां को उपयोग करती हैं क्योंकि दोस्तों क्यों करती हैं? क्योंकि अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, 12th नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है प्रश्न? कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? आपकी नियंत्रित परीक्षण, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या आपके अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? आप लोगों को सभी लोग प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं दोस्तों, वह आपकी जो नहीं मानी जाती है वह है व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। बाकी आपकी जो नियंत्रित परीक्षण है, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी है, अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो ये जो ABD ऑप्शन है, ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां मानी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन हो, यह व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि में नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो आपके बच्चे होंगे, आपकी नियुक्त होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, ठीक है, कक्षा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो जो वहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उनको दोस्तों किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? समझ से जुड़े, सृजन से जुड़े, विश्लेषण से जुड़े या स्मरण से जुड़े। तो चूंकि दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं तो उनके लिए क्या है? सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि समझ तो ऑलरेडी होगी, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो सृजन की ओर हम जाएंगे। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जा सकता? जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उनमें कौन सा कथन दोस्तों शामिल नहीं किया जाएगा? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती हैं और अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। तो अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? वह है कि अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम एक आपका जो है लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया में यह कथन शामिल नहीं होगा। बाकी गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया कहलाती है। बिल्कुल, जो गैर अधिगम होते हैं वो भी एक अधिगम की प्रक्रिया ही कहलाएगी। अधिगम यानी सीखना, आप सभी तरह से सीखते हैं, ठीक है। जो अधिगम के लिए बनाया गया है वो तो है ही है, जो अधिगम के लिए यानी गैर अधिगम भी है, उससे भी अधिगम की एक प्रक्रिया ही कहलाती है। और शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहां अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती हैं। और अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई अंत नहीं है, सीखने का कोई अंत नहीं है। मरणोपरांत जब तक आदमी ठीक है मिट्टी में मिल नहीं जाता तब तक आदमी सीखता रहता है, ठीक है। तो सीखना बंद भी नहीं करना चाहिए। सीखते हैं तो आप अपने आप को क्रिएट करते हैं, अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन की अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह कथन शामिल नहीं किया जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा होता है आपका, उसका वर्गीकरण स्वाभाविक और कृत्रिम रूप में होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात तथा अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन द्वारा होता है।
तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों कैसे होता है, तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित रूप में होता है। जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है यानी मोटिवेशन है, आपका देखिए जन्मजात भी होता है, यानी जो आपको ऑलरेडी मिलता है, आपकी जीन से मिलता है या प्रकृति से मिलता है, ईश्वर के द्वारा मिलता है, और फिर कुछ होता है जो आप अर्जित करते हैं। तो जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न, इसके बाद 15 क्वेश्चन करेंगे और अंतिम क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन रहेगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप, जी हाँ, स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप पूछा गया है, तो वह आपका क्या कहलाएगा? व्यवहारिक बुद्धि कहलाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कक्षा 4 की एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप जब मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आप लोगों की नियुक्ति होगी, कक्षा में जाएंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे। और आपके कक्षा में कक्षा 4 का एक ऐसा बच्चा है जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे? आप उनके अभिभावक से शिकायत कर देंगे कि आपका बच्चा चिंतित रहता है, कुंठित हमेशा रहता है, या आपके मनोचिकित्सक के पास उस बच्चे को ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या दोस्तों उसे भाग पर छोड़ देंगे, हो जाओ यार, आपके जो भाग में होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए आप एक शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो कक्षा 4 की एक बच्चा में सदैव जो चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसे स्वयं एक परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत भेद आपके हमारे ठीक है आसपास जो भी लोग हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपयुक्त सभी में। तो जो दोस्तों व्यक्तिगत भेद होते हैं वो आपकी बुद्धि स्तर में भी होते हैं। किसी का IQ लेवल 120 है, 140 है, किसी का बेचारे का 90 ही है, 80 भी है, ठीक है, 100 भी है। तो व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर में भी होते हैं, अभिवृत्ति में भी होते हैं और गतिवाही योग्यता में भी होते हैं। तो ये अर्थात डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किशोरों को अनुभव हो सकता है, जो किशोर होते हैं उनको अनुभव हो सकता है, जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का अनुभव हो सकता है, चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव हो सकता है, बचपन में किए अपराधों के प्रति डर की भावना का आपका अनुभव हो सकता है, या सिद्धि के भाव का अनुभव हो सकता है। तो किशोरों को अनुभव हो सकता है दोस्तों, किस प्रकार से किशोरों का अनुभव हो सकता है? तो सिद्धि के भाव का अनुभव हो सकता है। जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था जो होती है उनमें अनुभव क्या होगा? सिद्धि के भाव का अनुभव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, जो अधिगम का आपका स्थानांतरण द्वितत्व का सिद्धांत है उनके प्रवर्तक थार्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ हैं या गिलफोर्ड हैं। आपका अधिगम का ठीक है द्वितत्व हो गया, ठीक है, त्रितत्व हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व का सिद्धांत के प्रवर्तक, उम्मीद है आप सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन यानी कि स्पीयरमैन की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त, अब आप लोग समझ गए हो ये शब्द, ये जो सशक्त अभिप्रेरणा है ये सीखने का प्रभावशाली घटक, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रहता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। तो जो आपका सशक्त यानी कहते हैं मजबूत, बिल्कुल सत्य के साथ सख्त, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से कह सकते हैं। आपकी जो लाइफ में आपकी जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आपकी लाइफ अच्छी तरह होगी, ये आप सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छी लाइफ होगी, बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करते हैं, मेहनत की सफलता दोस्तों अलग ही होती है, सभी लोग जानते हैं। जब सफलता मिलेगी तो उसका आप लोग अनुभव भी करेंगे, ठीक है, उस समय आप जयसवाल सर को जरूर याद करेंगे दोस्तों। देखिए सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक होता है वह दोस्तों क्या होता है? शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, ठीक है,
आपकी कक्षा में आके प्रिंसिपल आते हैं और बोलेंगे कि मैडम या सर, आपके जो कक्षा में ऐसे 2 विद्यार्थी को हम बैठा रहे हैं जिनकी मानसिक जो है, जो मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे कि सर हम इनको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनकी जो बुद्धि लब्धि है वह मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं। या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उनमें बैठाने के लिए बोल देंगे, सर वहाँ पे बैठा दीजिए। या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने का आप लोग तकनीक सीखें और उन बच्चों को प्रेरित करें, मोटिवेशन करें, ठीक है, लर्निंग करें और सिखाएं और पढ़ाएं और अधिगम प्रदान करें। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध, देखिए यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। दोस्तों यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह यह है दोस्तों कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान जो संबंध है, जो आपको व्यापक स्तर पर अगर निर्णय लेना है तो सूचना का संकलन इकट्ठा करना कार्य इसमें आपका क्रियात्मक में नहीं किया जाता। और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है, यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है और यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद 5 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। दोस्तों ऐसा उदाहरण जो अर्जित प्रेरक का हो, जो आप लोग अर्जित करते हैं, आप लोगों से कोई द्वारा दिया नहीं जाता, ना ही शेयर करते हैं, ना ही इंपोर्ट करते हैं, ना ही एक्सपोर्ट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जो अर्जित किया है वह प्रेरक का उदाहरण भूख है, पुरस्कार है, रुचि है, विश्राम है। तो आप एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फीडबैक जरूर करें। तो दोस्तों जो रुचि होती है, जो रुचि होती है, यह दोस्तों जो प्रेरक आपकी अर्जित कहलाती है क्योंकि ये आपकी अपनी रुचि होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। आप लोग देखते होंगे जो अधिकतर होंगे दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का जो होता है बायां गोलार्ध की नियंत्रित करता है। देखिए दैसिक चाक्षुष को सूचना को नियंत्रित करता है, भाषा प्रक्रमण को, या दोस्तों भावनाओं को, या बाएं हाथ की गति से। तो अधिकतर जो दाएं हाथ काम करने वाले लोग होते हैं, मैं भी एक राइट हैंड हूँ, ठीक है। जितने भी लेफ्ट हैंड वाले हो नीचे कमेंट कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड वाले को मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका राइटिंग स्किल्स जो होता है बहुत ही उम्दा लाजवाब होता है, ठीक है। अगर होंगे तो उनका हाई होगा और नहीं होंगे तो फिर सभी लोग समझते हैं लेफ्टी में या लेफ्ट हैंड वाले यही होता है तो भैया उम्दा लाजवाब होते हैं, नहीं होता तो नहीं होता, यानी हाँ नामे वाले होते हैं। सत्य तो सत्य, असत्य तो असत्य, ठीक है। तो अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। वह दोस्तों क्या नियंत्रित करता है, तो भाषा प्रक्रमण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी ठीक है लेफ्ट हैंड वाले हों वो जरूर कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। राइट हैंड वाले भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक राइट हैंड हूँ फिर भी मैं लेफ्ट हैंड को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि की बात करेंगे दोस्तों, आईक्यू की बात करेंगे। देखिए बुद्धि है, देखिए आपका बुद्धि जो है समर्थों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, यह दोस्तों एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। बुद्धि दोस्तों क्या है, बुद्धि एक समर्थों का एक समुच्चय है। आपके पास आप कितने सामर्थ्यवान हैं उसका एक समुच्चय ही बुद्धि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप जब कक्षा में पढ़ाएंगे, एक समान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो है सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए। शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर,
या व्यक्तित्व विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप एक समान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप समान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक का जो सर्वाधिक ध्यान होगा, देखिए समान कक्षा मतलब सभी प्रकार के बच्चे होंगे, सभी प्रकार के बच्चे होंगे। शिक्षण तकनीक यहाँ पे सभी लोग करते हैं, लेकिन होगा क्या आंसर ये भी बता देता हूँ। सामान्य कक्षा ये तो हम समझते नहीं हैं, जनरल आपकी क्लास है और जनरल क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी व्यक्तियों में भिन्नताएं, बालक बालिकाओं में भिन्नताएं होती हैं। तो आपको यह ध्यान देना है, यानी किस मनोवैज्ञानिक तत्व का व्यक्तित्व भिन्नता पर ध्यान देना है। या आपको सभी के भिन्न भिन्न है, एक प्रकार से पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे हो सकता नहीं सीख सकते, तो जिस जिस टाइप के बच्चे होते हैं उस टाइप से पढ़ाने की कोशिश करें तो कि सभी बच्चे समझ पाएं। ठीक है, तो समान कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता का ध्यान आपको सर्वाधिक करना पड़ता है मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी कोई बच्चा या बच्ची है, ठीक है, बालक बालिका शिक्षार्थी है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता या दूसरों के साथ झगड़ना। तो बहुत बात पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सृजनात्मक विचार प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है, जिज्ञासा भी होती है और अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, ये भी एक प्रतिभाशाली होने का संकेत है। और दूसरों से झगड़ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, निगेटिव वर्ड, निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा पेडागॉजी के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए। तो सभी लोग समझ गए होंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद दोस्तों मॉक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों व्यक्तित्वों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आप और हमारे में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, या प्रत्येक व्यक्ति के उसे माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है। देखिए जो व्यक्तियों में एक दूसरे जो भिन्नता होती है वह दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाए कि वंशानुक्रम, ठीक है, माता पिता से भी होता है, लेकिन आपका वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसका भी कारण होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आपका मॉक क्वेश्चन आ चुका है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। और इसके साथ दोस्तों आप अगर ने टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सबसे नीचे। और टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पर नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों जायसवाल सर को अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने परिवार, ठीक है, जायसवाल कोचिंग सेंटर को, वहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे, आप जायसवाल सर से बातें चैटिंग भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं लाइव आने की भी, और इंस्टाग्राम पर भी लाइव आएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होता होगा तो वहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। तो मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है या विवेक से है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, अगली क्लास हो वो भी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे।